हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है The next manufacturing hub. Now India become manufacturing hub. India अच्छा, इंडिया versus China. वर्सेस चाइना। इंडिया वर्सेस चाइना तो इस टाइम पे बहुत फास्ट ये वाला चल रहा है सीन, क्योंकि देखो इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग Fast इकोनॉमी है, growing. मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट, रैपिडली फास्ट हाँ, ग्रोइंग इकोनॉमी है। और अगर देखा जाए चाइना, तो चाइना ऑलरेडी इस मामले में ऑलरेडी तो हाँ काफी मतलब आगे है वो तो. ऑलरेडी बहुत ही तेज़ हम्म. है। चाइना तो जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो दुनिया में हाँ. बना के बेच रहा है, चाहे उसको कोई चीज़ नहीं चाहिए। देखो चाइना में मुस्लिम्स नहीं है, मैं एक चीज़ बात करता हूँ, हाँ. चाइना में मुस्लिम्स कम है, ना हाँ. होने के बराबर है। तो लेकिन वो फिर भी जाए नमाज कितनी ज़्यादा बनाते हैं, जिसके ऊपर यानी नमाज कि हम हर लोग चीज पढ़ते हैं। वो तो बना रहे अपने हमारी कंट्री. मस्जिदों के अंदर जो चटाइयाँ पड़ी हुई होती हैं, पूरी पूरी हाँ, कारपेट्स होती हैं, वो मेड वो इन भी. चाइना होती हैं। तो बट देखा जाए तो चाइना हर चीज़ बना हर रहा है चीज बना रहा है. दूसरों की ज़रूरत की। हाँ. तो इसी तरीके से इंडिया ने भी अब वही पॉलिसीज़ पकड़ी हम्म. हुई हैं कि वही सेम काम। खैर, इसमें पाकिस्तान का कहीं भी नाम नहीं है, तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या सीन्स है। दोस्तों, चीन को आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है। राइट। ऐसी कोई चीज नहीं है जो चीन नहीं बनाता और इन चीजों को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है, जिससे चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। लेकिन राइट। बेहद दिन दूर नहीं जब भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। ये हम नहीं ये बल्कि बात कई सही। एक्सपर्ट्स और सर्वे का ऐसा मानना है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एक समय में गरीबी में जीने वाला चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बन गया। क्या भारत भी अगला मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? हाँ, क्या बन सकता. रुकावटें भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में सामने आ रही हैं? सरकार का इस दिशा में क्या मास्टर प्लान है? सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक समय ऐसा था जब चीन और भारत के हालात एक जैसे थे। अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद दोनों देश गरीबी से जूझ रहे थे। चीन और भारत दोनों की इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड। लेकिन अगर देखा जाए तो चीन, पाकिस्तान और इंडिया, हम लोग सब एक ही टाइम पे एक ही अंग्रेज़ों टाइम से पे आज़ाद हुए। आजाद हुए लेकिन लेकिन. चीन ने ना, चाइना के लोगों ने शुरू से ही मतलब ये चीज़ समझ ली थी कि काम हमने कैसे काम करना भी. है और हमने डेवलपमेंट कैसे करनी है। ये लोग शुरू से डेवलपमेंट पे लगे हुए थे और हम लोग नशों पे। मतलब जाहिर सी बात है यार, ना कोई हमारा पॉलिटिशियन अच्छा आ रहा था, ना हमारा कोई इदारा अच्छा आ रहा था। अब जाके इंडिया को अच्छे पॉलिटिशियंस हाँ. मिले हैं, अच्छे लोग मिले हैं और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में जाके काम तेज किया है। पाकिस्तान को तो अभी भी अच्छे लोग नहीं मिले हैं। थी। ऐसे में सवाल आता है कि जब दोनों की शुरुआत एक जैसी थी हाँ. तो फिर आज चीन भारत से कई गुना ज्यादा आगे कैसे निकल गया डेवलपमेंट के राइट। मामले में। सवाल। दरअसल चीन ने अमीर बनने के फॉर्मूले को भारत से पहले ही समझ लिया था। हाँ. 1978 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने आर्थिक क्रांति की चाइना शुरुआत की चीन। और चीन के बाजार को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। यानी कोई भी देश अब चीन में आकर इन्वेस्ट कर सकता है। उस समय अमेरिका दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब था और अमेरिकी कंपनियों ने ही सबसे पहले चीन में बड़े बाजार की संभावना को देखते हुए निवेश किया। कंपनियों ने चीन में सस्ती लेबर और कम किराए का जमकर फायदा उठाया। अमेरिका के पीछे कई और देशों की कंपनियां भी आ गई थी और वहां जमकर इन्वेस्ट किया। 1980 और 1990 के दशक में चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खूब इन्वेस्ट हुआ। शुरुआत में खिलौने और बल्ब जैसे सस्ते और लो एंड प्रोडक्ट्स बनाने वाला चीन समय के साथ साथ कंप्यूटर, मोबाइल, मशीनरी जैसे कई महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बनाने लगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2010 में अमेरिका को पछाड़कर चीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया था। प्रेजेंट टाइम में पे आ देखें तो गया। चीन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 29% हिस्सेदारी रखता है, जबकि अमेरिका 17% के साथ चीन से बहुत पीछे रह गया। वहीं दूसरी तरफ भारत में आर्थिक क्रांति की शुरुआत 1991 में हुई थी। 1991 से 2023 तक इन 32 सालों में भारत ने सर्विस सेक्टर में तो खूब तरक्की की है। 1991 में इंडिया के हालात वो थे जो इस टाइम पे पाकिस्तान के हालात हैं। मतलब इंडिया बिल्कुल ऐसे दिवालिया होने वाला था, बिल्कुल इसी इसी तरीके से खड़ा था। बिल्कुल पैसा ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद जो इंडिया के पास आए ना लोग, उन्होंने आके अच्छे इनिशिएटिव लिए, मतलब उन्होंने अच्छा काम किया और इंडिया को जो है ना आगे लेके चले। और उसके बाद इतना टाइम लगने के बाद आगे इंडिया डेवलप हुआ जो है। भारत की इकोनॉमी को डोमिनेट करता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे रह गया। कुछ खास तरक्की हाँ। भारत इस सेक्टर में नहीं कर पाया। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 3% है और ये चाइना से 10 गुना कम है। ऐसे में भारत को एक लंबा रास्ता तय करना होगा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए। साथ ही भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के सामने कुछ बड़े चैलेंजेस भी हैं। भारत के सामने पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। भारत को अगर चीन के जैसा मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो चीन जैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा।
खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भारत में रॉ मटेरियल और तैयार माल को ट्रांसपोर्ट करना बहुत स्लो और कॉस्टली है। इसके लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन को चीप, फास्ट और फ्लेक्सिबल बनाना होगा। दूसरा चैलेंज है स्किल्ड वर्क फोर्स तैयार करना। यहाँ भारत के सामने डबल समस्या है। एक तो भारत में लेबर कानून बहुत कड़े हैं, ऊपर से भारत में वर्क फोर्स तो है लेकिन उनमें स्किल की भारी कमी है। जिस तरह से चीन ने अपनी आबादी का भरपूर फायदा उठाया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ऐसा भारत अब तक नहीं कर पाया है। आज मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा एडवांस और डिजिटल हो चुकी है, इसलिए भारत को उसी के हिसाब से लोगों को ट्रेन करना चाहिए। ज़्यादातर विदेशी कंपनियां इसलिए भी भारत में अपना सेटअप नहीं लगाती क्योंकि भारत में जो लेबर लॉज हैं वह बहुत ही ओल्ड हैं, जो लेबर को अपने हिसाब से काम पर रखने और निकालने की आज़ादी नहीं देता। ऐसे में भारत को अपने लेबर लॉज को भी फ्लेक्सिबल बनाना होगा। एक और चैलेंज जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के आड़े आ रहा है वो है लैंड एक्विजिशन लॉज। भारत में लैंड एक्विजिशन लॉज भी बहुत कड़े हैं। कोई भी एमएनसी गवर्नमेंट के इंटरफेयर के बगैर भारत में जमीन नहीं खरीद सकती। भारत में जो लैंड एक्विजिशन लॉ हैं उनके हिसाब से कंपनियां केवल गवर्नमेंट से ही जमीन खरीद सकती है, जिससे इधर उधर के कागजी प्रोसेस में ज़्यादा समय लग जाता है और इसके लिए कई ऑफिसेज के चक्कर काटने पड़ते हैं। साथ और ऑफिसेज के चक्कर और गवर्नमेंट के साथ जब भी लिंक्ड होते हैं तो जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए ऐसे लोग होते हैं जो कि पैसा खा रहे होते हैं, वो लोग और बहुत बस लारा तंग लगा करते रहे हैं। होते हैं कि काम हो जाएगा हाँ, हो जाएगा, लेकिन होता कोई नहीं। वो लोग उसमें तंग काफी करते हैं टाइम और लग इस जाता वजह से भी कुछ कंपनीज के लाइसेंस वगैरह लेट हो जाते हैं। भारत में बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट होने की वजह से भी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस देखने को मिलता है। सरकार को यदि एमएनसीज को भारत में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए अट्रैक्ट करना है तो लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस को एक जगह पर ही अवेलेबल करवाना होगा, जिससे एमएनसीज को प्रॉपर्टी खरीदने में आसानी हो और वे अपना सेटअप भारत में एस्टेब्लिश कर सकें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि सरकार ने क्या मास्टर प्लान तैयार किए हैं जो भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में बहुत अहम साबित होने वाले हैं। दोस्तों, जब 2014 में बीजेपी ने सत्ता संभाली थी तब भारत की इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 14% थी। तब सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी को 2025 तक 25% बढ़ाने का टारगेट सेट किया था, लेकिन 2022-23 तक सरकार इसे 17% तक ही ले जा पाई। हालांकि सरकार ने डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। मेक इन इंडिया। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दिशा में सरकार का सबसे बड़ा कदम था मेक इन इंडिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मेन पर्पज ग्लोबल कंपनीज को भारत में अपने प्लांट्स लगाने के लिए अट्रैक्ट करना, प्रोडक्ट्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करना और उन्हें ग्लोबली सेल करना है। सरकार ने मेक इन इंडिया में ऑटोमोबाइल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल समेत 25 सेक्टर को शामिल किया था। पीएलआई स्कीम, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने और इंपोर्ट्स को कम करने के लिए मार्च 2020 में सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत सरकार कंपनियों को भारत में बने प्रोडक्ट्स की बिक्री के आधार पर इंसेंटिव देती है। पीएलआई स्कीम का मेन पर्पज घरेलू कंपनियों को देश में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एनकरेज करना है। जब पीएलआई स्कीम को शुरू किया गया था तब इसमें 14 सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया था। धीरे धीरे और भी सेक्टर्स इसमें आ रहे हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में सरकार का यह स्टेप भी मेजर रोल प्ले करेगा। पीएम गति शक्ति 100 लाख करोड़ रुपए का मास्टर प्लान है। इसके जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लॉजिस्टिक लागत को कम करके और सप्लाई चेन में सुधार करके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को और कॉम्पिटिटिव बनाएगी। दोस्तों, अगर सरकार की बनाई गई ये योजनाएं फ्यूचर में बेहतर परफॉर्म करती हैं तो भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकता है। हालांकि इसमें बहुत लंबा वक्त लग सकता है। आपके हिसाब से क्या भारत में वो पोटेंशियल है जिससे वह चीन को बीट करके मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, और अगर हाँ तो कब तक भारत इस माइलस्टोन को हासिल कर लेगा? यार, वीडियो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन अगर देखा जाए तो मेक इन इंडिया एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसी से ही चेंज आया है इंडिया के अंदर। मतलब जितना मुझे पता है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा चेंज ये मेक इन इंडिया जो मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, इसी से चेंज आया था। क्योंकि जो कंपनीज वहाँ पर आ रही थी उनको बेनिफिट होता था, मतलब या तो उनको टैक्सेस में छूट होती थी या किसी चीज़ में ना, तो इस वजह से करके कंपनीज ज़्यादा आ रही थी। लेकिन अगर चाइना से चाइना के किया जाए हाँ तो मतलब स्लो है, बहुत स्लो है उस हिसाब से कि चाइना जिस स्पीड से आया था मार्केट में और जितना कुछ लेके आया था। इंडिया आज भी क्योंकि चाइना के साथ इंडिया की ट्रेड चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में चाइना को वो बिल्कुल मतलब एक साइड पे रखते हैं।
तो लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए चाइना भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इंडिया चाइना अपना सामान, मतलब इंडिया जो है अपना सामान चाइना में नहीं बेच सकता, क्यों? क्योंकि बेच सकता है लेकिन चाइना इतना चाइ पावरफुल है ना कि वो जो चीज़ चाइना में ज़रूरत होती है वो वक्त से पहले ही बना के बैठे हुए हाँ। होते हैं कि वहाँ से ही खरीदें। अभी भी इंडिया की बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से चीज़ें। हम्म। तो चाइना बेसिकली बहुत बहुत तेज दिमाग लोग हैं, उन्होंने ऐसा काम किया है ना, मतलब पूरी वर्ल्ड में, कि जिसको जो चाहिए वो बना के दे रहे हैं, जिसको जो जो चाहिए हर चाहिए। कंट्री में। अभी इंडिया ने जो है अफ्रीका को पकड़ा हुआ है, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जो भी हाँ। आते हैं ना, अफ्रीका के मतलब अफ्रीकन कंट्रीज जितने भी हैं, हम्म। उनमें जितनी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सारी इंडिया से जाती हैं। वहाँ की बाइक्स, वहाँ हम्म। पर गाड़ियाँ, वहाँ पर ट्रक्स, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, वहाँ पर चीज़ें जितनी भी है ना, वो इंडिया वहाँ पर मतलब बेच रहा है। लेकिन ये तो टॉपिक से हट रहा है ना, मतलब बात ये हो रही है ना कि कंपेयर कर सकते हैं हाँ। मैन्युफैक्चरिंग में, तो मुझे लगता है कि हाँ देखो लेकिन टाइम मैं लगेगा, लेकिन देखो मैं इंडिया। मैं इसलिए टॉपिक की बात कर रही हूँ, तुम कह रही हो टॉपिक से हट रहा है, ये टॉपिक है। देखो इंडिया जो है वो अफ्रीका में बेच रहा है, हम्म। चाइना जो है वो पूरी वर्ल्ड में पूरे बेच वर्ल्ड रहा में। है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, हम्म। इंडिया को भी पूरी वर्ल्ड में देखना पड़ेगा किसकी हम्म। क्या ज़रूरत है, वो कुछ बनाना पड़ेगा, तब उनके हम्म। साथ जो है ना पहुंच सकता है। बट ये तो आने हाँ। वाला टाइम बताएगा हाँ। कि कितने टाइम में, बट टाइम लग सकता है। इंडिया को चाइना हम्म। के साथ, चाइना को बीट करते हुए बीट कर सकता है, हाँ, लेकिन लेकिन टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। खैर, है। वीडियो अच्छी थी, एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह बाय हाफिज। बाय।